Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our new chapter of chemistry, D block elements. लास्ट लेक्चर में हमने P ब्लॉक को कंप्लीट किया है ना, आज हम D को शुरू करते हैं। तो एक जैसे ही है ना, इसीलिए मैंने ये इकट्ठे ही करवाए हैं आपको। ठीक है बेटा, तो D ब्लॉक्स करते हैं आज स्टार्ट। चलो बेटा, सबसे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है एंड कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में कट हो गए हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। देखो बेटा, पहले क्या है हमारे पास, कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखो जनरल इंट्रोडक्शन पहले क्या करेंगे, हम इनकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। ठीक है, उनकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे, उनकी अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, फिर हमने क्या स्टडी करना है बेटा, ये भी हो गया। फिर जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वही बात होगी कि प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स क्या हैं, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है ना, इस तरह से। फिर हमारे पास आ गई वेरिएशन देखते हैं, मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड अलॉय फॉर्मेशन। ये सभी चीज़ें हम क्या है बेटा डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, फिर क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में से कट हो चुका है, ये हमने नहीं करना। ठीक है, फिर आती हैं लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं करना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर एक्टिनाइड करना है बेटा, ये भी हमारे चैप्टर में से कट हो चुका है। ठीक है, एक्टिनाइड्स भी हमने नहीं करने हैं एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट भी हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो तो हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहले जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। चलो इसमें क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बेटा, ये आपको जब कलर करवाऊंगी ना तब बताऊंगी कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये आप एक बारी ड्यू रखो। नेक्स्ट है कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट लाइंग बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। अगर हम बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल में, है ना, तो पहले इस साइड एस ब्लॉक होता है, फिर इस साइड पी ब्लॉक होता है एंड इनके बीच में क्या होता है, डी। ये एस है, ये पी है, ये हमारा होता है डी। ठीक है, एंड दो नीचे दो सीरीज़ बनी होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, इस तरह से पीरियोडिक टेबल में ये होता है। तो एस एंड पी के इन बिटवीन लाई करता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक, मतलब एस एंड पी के बीच में लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब ग्रुप 2 से लेके 13 तक ये होंगे। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 13 तक चलते हैं। समझ में आया ना बच्चों, आपको ये देखो, ये बेटा हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, पहले ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। ठीक है, ये रहा हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक जाता है। टोटल 10 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, टोटल 10 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। समझ में आया ना, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड एक चीज़ और बेटा कि अगर हम देखेंगे तो ये शुरू कहाँ से होते हैं, ये 4th पीरियड से शुरू होते हैं। ठीक है, कहाँ से, 4th पीरियड से, मतलब जो फर्स्ट 3 पीरियड होंगे उसमें कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट पीरियड में तो बेटा ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम ही होते हैं, है ना। सेकंड में लिथियम से लेके नियॉन तक, फिर सोडियम से लेके आर्गन तक, है ना। फिर नेक्स्ट जो 4th होता है ना, उसमें मतलब पोटाशियम से जो शुरू होता है उसमें पहले पोटाशियम आता है, कैल्शियम आता है, देन स्कैंडियम, मतलब यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4th पीरियड में से हमारे पास डी ब्लॉक जो है वो शुरू हो जाएगा। क्लियर है बच्चों।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द एस ब्लॉक कंटेन्स ओनली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ब्लॉक में तो हमें पता है 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, एस में 1 या फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं ना आ सकते। देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1d सब शेल। जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना वो n-1d सब शेल में करेगा। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, तो वो क्या होती है हमने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किए थे, है ना, उसमें स्कैंडियम आता है। अगर आप स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कैसे लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, किस तरह से लिखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1, ठीक है, 3d1 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि 4s2 3d1 है ना। इसका मतलब अगर हम d बात करें, अगर हम n लें 4, n इज इक्वल्स टू 4, है ना, तो d जो है वो n-1d है ना, एंड n s, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ठीक है बेटा, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है 4s2 है ना, एंड 3d1, यही किया ना। अगर ये n है तो ये हमारा क्या होगा, ये बेटा हमारा क्या होगा, दिस इज़ n-1, ठीक है। तो जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखनी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, n-1d, d के 0 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, एंड ns 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, द डी ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द प्रीशियस मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, प्लेटिनियम, ठीक है, कॉपर, टाइटेनियम, मतलब जो भी बहुत महंगे या फिर बहुत ही सुंदर जो मेटल्स होते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाता है। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है बेटा, देखो हमने डी का तो क्या किया कि वो n-1 में जाता है ना, लेकिन अगर हम f की बात करें ना, f जाता है n-2 में, f जाता है n-2 में। मतलब अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास क्या है 5s2 है, ठीक है, 5 नहीं ले सकते, 6 लो, 6s2 है ना। तो इसके लिए d कौन सा होगा 5, d कौन सा होगा 5, एंड f कौन सा होगा 4। तो अगर ये हमारा n है, ये हमारा n-1 है, ये हमारा n-2 है, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन n-2 सब शेल में जाता है। तो इसी को n-2 को एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। देखो बेटा ये हमारा बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल, है ना। इसके बाद इसके अंदर वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। अगर इसके अंदर वाला लें वो कौन सा होगा, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो अगर हमारा 6s ये है, ये हमारा क्या है 6s, ये हमारा क्या है 5d, तो ये हमारा क्या है 4f, तो ये होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। समझ में आया बच्चों। इसके बाद देखो दीज आर सेपरेटली बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल एट द बॉटम। ये पीरियोडिक टेबल भी बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को छोड़ के अलग ही 2 सेपरेट सीरीज़ बनाई होती हैं एफ ब्लॉक की, ये तो हमें पता ही है ना। देन क्या आते हैं, देयर आर 2 सीरीज़, 2 सीरीज़ होती हैं एफ ब्लॉक की, एक तो 4f एक 5f। 4f को क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड्स, 5f को बोला जाता है एक्टिनाइड्स। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं इनकी केमिस्ट्री, मतलब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
क्या है बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव partly filled d subshells in their ground state or in any of their oxidation states। इनमें बेटा क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ये पार्टली फिल्ड होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली बेटा अगर हम डी की बात करते हैं तो डी से लेके 1 से 10 तक होंगे, तो पार्टली फिल्ड तो होंगे ना, जब तक 10 कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक तो 1 से लेके 9 तक तो है ना, तो हम उसको फुली फिल्ड तो नहीं ना बोल सकते, ठीक है। तो पार्टली फिल्ड इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर की क्या होती है, कॉपर 2 पॉजिटिव किसके इक्वल होता है 3d9, 2 पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, Ag की 4d9, Au 3 पॉजिटिव 5d8, ठीक है। तो ये होते हैं, लेकिन ये तीन जो हैं, ठीक है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या रहते हैं, फुली फिल्ड रहते हैं, ये तीनों बस सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आता है द ट्रांजिशन मेटल्स अक्यूपाई पोजीशंस इन बिटवीन एस एंड पी। हमें पता है एस एंड पी के बीच में होते हैं 3 से 12 ग्रुप के बीच में, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट सीरीज़ होती है ट्रांजिशन सीरीज़ डी ब्लॉक की, उसको बोलते हैं 3D सीरीज़, फिर नेक्स्ट वाली 4D, फिर नेक्स्ट वाली 5D सीरीज़, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है वो स्कैंडियम से जिंक तक जाती है, सेकंड वाली यूटेरियम से कैडमियम तक, फिर नेक्स्ट वाली कहाँ से लेके लैंथेनम से लेके मरकरी तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो ये हमारा डी ब्लॉक से, देखो जो फर्स्ट सीरीज़ है ये है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, सेकंड सीरीज़ है यूटेरियम से लेके कैडमियम तक, थर्ड सीरीज़ है लैंथेनम से लेके मरकरी तक, ठीक है बेटा। समझ में आया ना, ये हमारी 3 सीरीज़ हैं जो डी है, ये 3D है, फिर नेक्स्ट वाली 4D है, फिर नेक्स्ट वाली 5D है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं पहले 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज़ में क्या होता है, स्कैंडियम से लेके ये जिंक तक जाती है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। एंड आपको बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने पहले भी कर रखी है, जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया था है ना, तब भी मैंने बताई थी ना। इनकी बेटा 2 एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, एक तो क्रोमियम की एंड एक कॉपर की। ये तो दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको अच्छे से आती है, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से ये टॉपिक किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। नेक्स्ट देखो सेकंड वाली क्या है, यूटेरियम से शुरू होती है कैडमियम तक जाती है, ठीक है। ये बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये तीनों सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी इस तरह से, ठीक है, इनको लर्न करना है। एंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख ही लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है टू जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, बिल्कुल सिमिलर होती है बेटा, जो फर्स्ट है वो ही सेकंड की। जैसे मान लो फर्स्ट में हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन है। अब आयरन के नीचे क्या आएगा, 6th होता है ना आयरन, यहाँ पे आएगा Ru, ठीक है, फिर आएगा ऑस्मियम, ठीक है। इन तीनों की क्या होगी, अगर मान लो इसकी हमें पता है क्या है 3d6 4s2 है ना, इसकी क्या होगी 4d6 5s2, इसकी क्या होगी फिर 5d6 4s2 सॉरी 6s2, ठीक है बेटा। इसकी क्या होगी 5d6 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। समझ में आया। चलो, तो जैसे हमने पहले ग्रुप में किए थे पी ब्लॉक में भी, तो जब हम ग्रुप्स का करते हैं तो चेंज हो ही जाता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जब हम ग्रुप्स का करेंगे तो चेंज मतलब सिर्फ n की वैल्यू का चेंज होता रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों। आगे हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ क्या है बेटा, लैंथेनम से लेके कहाँ तक जाती है, मरकरी तक, ठीक है। लैंथेनम से लेके मरकरी तक ये सीरीज़ जाती है। क्लियर है बच्चों। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ की। ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनके करैक्टरिस्टिक्स देखो थोड़े से। क्या होता है बेटा, इन ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स द ns ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद n-1 d ऑर्बिटल्स। ये तो हमने कर लिया कि जो d ऑर्बिटल है ना, मतलब अगर हम बात करेंगे s तो ns फिल होगा, d n-1 d फिल होगा,
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देन क्या है, दिस इज बिकॉज द ns ऑर्बिटल्स आर एट स्लाइटली लोअर एनर्जी देन n-1d ऑर्बिटल। पहले क्या होता है बेटा, इनको अगर हम बात करेंगे, पहले हम 4s को फिल करते हैं, फिर 3d को बात करते, फिर 3d को फिल करते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज जो देखो ये होती है बेटा इनकी, अगर हम देखेंगे इनकी, देखो इनका ग्राफ देखो ध्यान से, जो पहले 1s है, फिर 2s 2p है ना, फिर 3s 3p, जो 3d होता है ना एंड 4s होता है, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं बेटा, इस तरह से ओवरलैप करते हैं। तो कई बार 3d की एनर्जी, कई बार 4 की एनर्जी, है ना, तो 3d एंड 4s की एनर्जी एक दूसरे में ओवरलैप करती है, इसीलिए हम 4s को पहले फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम 4s की फिलिंग करते हैं, फिर हम 3d की फिलिंग करते हैं। समझ में आया? चलो, इसके बाद क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट अ रिवर्सल of a relative order of 3d 4s orbital occur in more and more electrons are fed in 3d orbitals। ठीक है, बस यही है बेटा, 3d पहले फिल करेंगे, इसके बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स। आयोनाइजेशन का क्या मतलब कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, आयोनाइज करना है, आयन्स बनाने हैं। ठीक है, पहले क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दीज एटम्स, अगर हम इन एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी गो फ्रॉम 4s ऑर्बिटल रेदर देन 3d ऑर्बिटल। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमने बेटा बोला क्या, जब फिलिंग करनी है पहले 4s ऑर्बिटल की करनी है। ठीक है, जब बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन तब भी पहले 4s में से ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर फिल करेंगे तब भी 4s में, बाहर निकालेंगे तब भी 4s में। बेटा ये तो जनरल सी चीज़ें हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमने किया था ना, मान लो हमारे पास आयरन है, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होती है। ठीक है, लेकिन पहले हम 4s2 फिल करते हैं, फिर हम 3d भरते हैं। ठीक है, जब तक 4s फिल नहीं होगा तब तक 3d नहीं फिल होगा। लेकिन अगर हम 4Fe2 पॉजिटिव निकालें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो किसके जाएंगे, 4s के, 3d के नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रह जाएगी एंड 4s 0। समझ में आया? चलो, इसी तरह से निकल का हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमने फिल करने हैं तब भी 4s में पहले या ns में पहले, अगर हमने बाहर निकालने हैं तब भी ns में से ही पहले बाहर निकालेंगे। देन बेटा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं हर एक को। ऑल हैव टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, सभी के पास टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं, इसीलिए तो इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। देन ऑल हैव टिपिकल मेटेलिक क्लस्टर, अगर मेटल हैं तो मेटेलिक क्लस्टर भी होगी ना, लस्ट्रस होते हैं मेटल्स तो इनके पास भी होगी। लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो क्या है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, देन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मरकरी के अलावा सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज मरकरी तो लिक्विड है ना। ठीक है, इनकी डेंसिटीज़ भी हाई होंगी, मेटल्स हैं तो डेंस तो होंगे ही। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एस बट लेस देन दोज ऑफ पी। अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी, तो किसकी, एस की ज़्यादा होगी, पी की कम होगी एंड डी की इन दोनों के इन बिटवीन होगी। इसकी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी इन दोनों के इन बिटवीन। ठीक है, कैसे हमें पता है बेटा, जैसे जैसे साइज़ छोटा होता है, जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हमें पता है क्या है, साइज़ क्या करता है बेटा, इधर जाने से साइज़ का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं ना, इंक्रीज़ करती है। तो वही बात है कि पी की तो बहुत ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, तो डी की पी से तो कम होगी लेकिन एस से ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर मेटल हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगे ही, है ना बच्चों। इसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड। ये सारे ज़्यादातर क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कलर शो करते हैं। अब वो क्यों शो करते हैं, ये रीज़न हम बाद में करते हैं।
वैसे बेटा आपको पता ही है, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया था ना, उस टाइम पे भी हमने ये पढ़ा था कि इनमें क्या होती हैं, डी ट्रांजिशंस होती हैं, है ना। CFT की थी, CFT में हमने देखा था कि इनमें क्या होती हैं, डी ट्रांजिशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, कलर शो करते हैं, इसलिए ये कलर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों। देन हमारे पास क्या है, दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे आयरन ही है ना, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, Fe2 पॉजिटिव में भी, Fe3 पॉजिटिव में भी। ठीक है, जैसे मैंगनीज़ है, ठीक है, मैंगनीज़ क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरिएबल हैं, काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स से शो कर सकते हैं। ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं बिकॉज इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये अलॉयज़ भी फॉर्म करते हैं। अलॉयज़ तो पता है ना, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का मिक्सचर, तो ये मेटल्स का मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी होते हैं एंड ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। अब देखो बेटा, इनमें क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स शो ग्रेट हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ देन ग्रुप सिमिलैरिटीज़। ठीक है, मतलब ये क्या है, ग्रुप की सिमिलैरिटीज़ से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा दिखाती हैं। ठीक है, मतलब इनको हम एज अ सीरीज़ देखेंगे, 3D 4D 5D, एज अ ग्रुप नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, एज अ ग्रुप नहीं स्टडी करेंगे। अब पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। हाँ जी बेटा, तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्या, आयनिक एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। देखो बेटा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमें पता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपको पता है ना। अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, है ना बेटा, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ करता है एटॉमिक रेडियाई। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, कि अगर हम बात करेंगे एस ब्लॉक की एंड डी ब्लॉक का कंपैरिजन करेंगे, तो डी ब्लॉक का जो साइज़ होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज़ एस ब्लॉक के एलिमेंट से छोटा होगा, है ना। लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि पी ब्लॉक तो इसके भी बाद आ जाते हैं, तो उनका साइज़ तो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन एस एंड पी के इन बिटवीन लाई करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज़। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो हमारी ये। सेकंड क्या है हमारे पास, कि the atomic radii of elements in a particular series decrease with increase in the atomic number but decrease in the atomic radii because small after middle। क्या हो जाता है बेटा, जो एटॉमिक रेडियाई होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, जो एटॉमिक रेडियाई होता है एलिमेंट्स का, किसी पर्टिकुलर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज़ इन दी एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, साइज़ इंक्रीज़ करता रहेगा। बट दिस डिक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियाई बिकम स्मॉल आफ्टर मिडल। लेकिन जो डिक्रीज़ होता है ना इसका, वो मिडल के बाद कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लो पहले हमारे पास क्या है, स्कैंडियम से लेके हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कैंडियम है ना, इसके बाद बीच में मैंगनीज़ आ जाएगा, है ना, देन चला जाएगा जिंक तक चला जाएगा। अब बेटा होगा क्या कि अगर हम स्कैंडियम से शुरू करेंगे तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज़ तक डिक्रीज़ करेगा, मैंगनीज़ से लेके जिंक तक फिर डिक्रीज़ करेगा, इसने डिक्रीज़ ही करना है एटॉमिक साइज़ ने तो। लेकिन फर्स्टली क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिक्रीज़ हो रहा है ना एटॉमिक रेडियस का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंगनीज़ से लेके जिंक तक जो डिक्रीज़ होगा वो बहुत कम होगा। डिक्रीज़ तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, कम डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द रेडियस। जब क्या करता है बेटा, एंड हो जाता है ना, मतलब देखो एंड में कौन कौन से आते हैं, जिंक आता है, कैडमियम आता है ना, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, है ना, ये तीनों आते हैं, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों आते हैं एंड में। ठीक है, इनसे पहले वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनसे इनका जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है।
क्योंकि ये फुली फिल्ड हो जाते हैं इसी वजह से, ठीक है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट देखो, एट द अटोमिक रेडियाई इंक्रीजेज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो अटोमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ये तो हमें पता है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर द ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन हैव सेम रेडियाई। देखो एक तो हमारे पास 3D सीरीज़ है, एक 4D है, एक 5D है, ठीक है। नो डाउट डाउन द ग्रुप हम अगर जाएंगे तो साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, है ना, साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन 4D एंड 5D का अगर हम एटॉमिक रेडियस या फिर साइज़ देखें ना, वो क्या होता है, सिमिलर होता है, वो उसमें इतना ज़्यादा डिक्रीज़ या इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, इंक्रीज़ भी नहीं करता, डिक्रीज़ भी नहीं करता, वो सिमिलर ही रहता है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये जो लाइन है ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है, फर्स्ट सीरीज़ के लिए है ना, 3D सीरीज़ के लिए है, लिखा भी हुआ है ना बेटा यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। क्या करता है, पहले तो डिक्रीज़ करता है मिडल में, मिडल तक, है ना, फिर मिडल के बाद देखो यहाँ पे लार्ज डिक्रीज़ हुआ, है ना, यहाँ से आके जो डिक्रीज़ है ना वो स्मॉल हो गया, डिक्रीज़ तो कर रहे हैं लेकिन स्मॉल डिक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद इसने क्या कर दिया, हाई जंप कर गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, पहले तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, फिर जो इसका डिक्रीज़ है वो स्मॉल हो जाएगा एंड फिर क्या कर जाएगा, ये इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम, ये तो 3D की बात है, एक बेटा देखो, एक तो इसमें क्या है, डैश लाइन बनाई हुई है ना, एक तो डैश वाली लाइन है, जो डैश वाली लाइन है दैट इज़ फॉर 5D, एक इन्होंने वेज लाइन बनाई हुई है दैट इज़ 3D वाली, 4D वाली, ठीक है, 4D वाली होगी, 5D वाली होगी। अब देखो इन दोनों का जो रेडियस है ना वो एक दूसरे में मर्ज किया हुआ है, इतना ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, जितना देखो 3D में 3D का डिफरेंस है उतना तो डिफरेंस है ही नहीं ना इनका, उतना तो डिफरेंस है ही नहीं, इन दोनों में तो बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यही बात कर रहे थे कि 4D एंड 5D के रेडियस में इतना ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है जितना ज़्यादा इनमें होता है। इसका रीज़न है बेटा, इसका रीज़न होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसका रीज़न होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको करवाऊंगी अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, आयनिक रेडियस, जैसे बेटा एटॉमिक रेडियस वेरी करता है सेम वैसे ही आयनिक रेडियस वेरी करता है, तो खुद रीड एक बारी कर लेना, बिल्कुल सेम होता है आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई। इसके बाद आता है मेटेलिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहले बेटा इसके बारे में समझो, देखो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक मेटल है, आयरन मेटल है, ठीक है, आयरन मेटल है, ये आयरन मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आयरन मेटल के एटम्स हैं। होता क्या है बेटा, इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड बनता है, आपको इतना तो पता है, +1 में किया था आपने, मेटालिक बॉन्ड बनता है ना। अब देखो बेटा इनमें होता पता है क्या है, कि जो आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है ना, इनमें बॉन्ड कैसे बनेगा, जब इनमें बॉन्ड बनता है ना तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक्चुअल में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयरन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 पॉजिटिव बना सकता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब आयरन ने 2 पॉजिटिव लूज़ कर दिए, उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इन स्पेसेस में क्या करेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है। दोबारा से एक बारी बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो इस तरह से एटम्स पड़े हैं, इनमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स को वेरी करने के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे मान लो आयरन 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी आयरन 2 पॉजिटिव है, ये सारे आयरन 2 पॉजिटिव यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, ये भी 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव। इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे जो स्पेसिस है ना यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये घूम रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूमते रहेंगे ना, जितने ज़्यादा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, उतना ज़्यादा इनमें जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है, उतना इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे या फिर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते रहेंगे ना इन बिटवीन दी एटम्स या आयंस, ठीक है, उतना ज़्यादा इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही एटमाइजेशन की एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब एटमाइजेशन की एंथैल्पी क्या होती है, एक बारी फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। एटमाइजेशन के ना, देखो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमने किया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एटम को, सॉरी यहाँ पे एटम था, एटम को बाहर निकालना है। तो जितनी एनर्जी लगेगी इस एटम को बाहर निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है बेटा, ये डिपेंड किस पे करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे, कि कितने अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा तो इसमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बना होगा, तो ये एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होगी। तो हमने ये चेक करना होता है कि पूरी सीरीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। ठीक है, पहले तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनकी डेंसिटीज़, इनकी हार्डनेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लस्ट्रस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मरकरी तो लिक्विड ही बन जाता है। ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं, इतने ज़्यादा डक्टाइल नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते। ठीक है, वॉलेटिलिटी मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है। ठीक है, एंड बहुत कम हार्डनेस होती है। ये क्या होते हैं, सॉफ्टनेस होते हैं, सॉफ्टर होते हैं। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा इनका क्या बताया हुआ है, इन्होंने एंथैल्पी बताई हुई है ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताई हुई है यहाँ पे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो बेटा, पहली जो सीरीज़ है 3D, ये जो सीरीज़ की बात की हुई है, ये आपके पास कौन सी सीरीज़ है, 3D सीरीज़ की बात की हुई है ना। 3D सीरीज़ में फिर आएगा ये 4D सीरीज़, ये 5D सीरीज़। ठीक है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस तरह से वेरी करती है वो बताई हुई है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ठीक है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, उसकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी मैक्सिमम होगी। इसको लिख लो। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि इनमें से किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप उनमें से ढूंढोगे क्वेश्चंस, मतलब आपकी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको पता चल जाएगा कि किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, दे हैव HCP, CCP एंड BCC स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये तीनों तरह की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, शो करती हैं। ठीक है, अब इनमें दिखाया गया कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये आपको एक बार रीड करना है, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना बस। अब देखो, इन अ सिमिलर मैनर सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑल्सो हैव करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। ये तो फर्स्ट के बारे में दिखाई गई है ना, तो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी ऐसे ही मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये किस वजह से होता है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। ठीक है, एंड इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी वजह से। ठीक है, इनकी जो हार्डनेस होती है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, बिकॉज इनमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट, इनकी एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इनमें ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं बेटा, ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, क्रोमियम, मोबाल्ट,
है ना, एंड 10। इनमें ये तीनों क्या होते हैं, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। एंड इन तीनों की अपने अपने ग्रुप में, अगर हम अपने अपने पीरियड में देखेंगे, अपनी अपनी सीरीज़ में देखेंगे, तो इन तीनों की क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसके बाद आता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। 4D 5D ये दोनों सीरीज़ जो हैं, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ होती हैं, या कोई भी एंथैल्पीज़ ऑफ एटमाइजेशन है, चलो मान लो, वो क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं। ठीक है, बिकॉज मेटल मेटल बॉन्डिंग करके। ठीक है, वैसे भी हमें पता है बेटा, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे बॉन्डिंग भी तो स्ट्रांग होती है ना। ठीक है, फिर आती है डेंसिटी के बारे में। इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हाई होती हैं, है ना। इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एटॉमिक रेडियाई के, वो भी हमें पता है। ठीक है, एज वी मूव इन अ पीरियड डेंसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है, बिकॉज मास इंक्रीज़ करता है। डेंसिटीज़ इंक्रीज़ अपॉन डिसेंडिंग अ ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज़ करती हैं बिकॉज मास, ठीक है, इंक्रीज़ करती हैं बिकॉज मास इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ऑस्मियम एंड इरिडियम जो हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।